हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मेरी आपकी मुलाकात होती है पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो आज उस सब्जेक्ट में हम चैप्टर जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है, पैथोलॉजी बीएससी नर्सिंग के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और उसके अंदर हम लोग चैप्टर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। और उस चैप्टर 2 में भी फर्दर जो हमारा डिस्कशन पार्ट है वो रिलेटेड है अभी तक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज से। इसकी फर्स्ट डिजीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज अ पेप्टिक अल्सर। बट आज का जो ये टॉपिक है ये हमारा एकदम फ्रेश टॉपिक है, दैट इज टाइफॉइड। तो आज की इस वीडियो में हम टाइफॉइड से रिलेटेड बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और इसके जो भी रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, उन सभी को क्लियर करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के साथ। टाइफाइड हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर डिजीज़ है, जो कि हर किसी 10वें पर्सन को हमें सुनाई देता है कि ये पर्सन जो है या किसी को टाइफाइड हो गया है या वो हॉस्पिटलाइज है ड्यूरिंग टाइफाइड। तो क्या होता है टाइफाइड? सिर्फ फीवर आना टाइफाइड नहीं होता, या फिर उसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या एक इन्फेक्शन डिजीज़ हो गई है, ये सभी टाइफाइड है। बट कंप्लीट टाइफाइड क्या होता है? तो टाइफाइड एक फीवर है पहली चीज़, और इसका दूसरा नाम होता है एंटेरिक फीवर। या तो टाइफाइड के नाम से ही जाना जाएगा या फिर एंटेरिक फीवर के नाम से जाना जाएगा, और साथ ही साथ एक और नाम होता है, दैट इज अ टाइफॉइड अल्सर। बिल्कुल जैसे कि पेप्टिक अल्सर होता है वैसे ही हमारा टाइफाइड अल्सर भी होता है। ये टाइफाइड अल्सर हमारे पेप्टिक अल्सर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में हमारा अग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर के डिसबैलेंस की वजह से हो रहा था। बट टाइफाइड अल्सर जो है वो हमारे कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफाई की इंटरफेयर की वजह से हो रहा है। दैट इज वाई दिस अल्सर इज कॉल्ड टाइफाइड अल्सर। तो फर्स्टली टाइफाइड फीवर क्या है? एक इलनेस है, एक डिजीज है या डिस्कम्फर्ट ऑफ बॉडी है। कॉज करता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई। ये साल्मोनेला टाइफाई हमारा ग्राम निगेटिव होता है, ग्राम निगेटिव। और दूसरी बात, ये हमारा एरोबिक नेचर का होता है। ये कौन सा नेचर होता है? एरोबिक नेचर है। एरोबिक दैट मीन्स इट ग्रो नीड ऑक्सीजन ड्यूरिंग इट्स ब्रीडिंग और स्प्रेडिंग। इसको ऑक्सीजन की कंप्लीटली जरूरत होती है अपनी ब्रीड को बढ़ाने के लिए और हमारे होस्ट पे अटैक करने के लिए। होस्ट क्या है? ह्यूमन ही इसके बेसिकली होस्ट होते हैं। जो इस साल्मोनेला टाइफाई का होस्ट होता है वो ओनली एंड ओनली ह्यूमन होते हैं। ये किसी भी एनिमल पे स्प्रेड नहीं होते हैं। दैट मीन्स जो टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड एक कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही होता है। अदर एनिमल्स इससे इफेक्टेड नहीं होते हैं और ना ही वो कैरियर होते हैं। वो हमारे कैरियर भी नहीं होते हैं एनिमल्स। ओनली क्या है इसका होस्ट? वन एंड ओनली ह्यूमन। होस्ट इज ओनली ह्यूमन। ओके, तो आगे बात करते हैं। इट इन्फेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करता है। अटैक का मतलब होता है कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपने आप को एकदम सेफ फील करता है। साथ ही साथ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट साल्मोनेला टाइफाई या साल्मोनेला बैक्टीरिया के लिए बहुत ही कंफर्ट जोन होता है अपनी ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए या अपने कॉलोनीज का फॉर्मेशन करने के लिए। और अब अगर ब्रीडिंग की बात की जाए या इंटेस्टाइन की बात की जाए, तो वी नो इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है, बेसिक होता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा साल्मोनेला टाइफाई जो होता है वो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। मतलब बेसिक के लिए ये ज़्यादा ससेप्टेबल होगा। जैसे ही इसको बेसिक इन्वायरमेंट पीएच लो हाई मिलेगा, मोर देन 7, ये अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इट इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉज हाई फीवर, स्टमक पेन and other symptoms. Next, typhoid fever is also called enteric fever. Why it is called enteric? Enteric हम इसको इसलिए बोलते हैं because enteric टर्म हम यूज करते हैं इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होती है उसको हम सीधा बोलते हैं वो इंटेस्टाइन रिलेटेड होता है हमारे एंटेरिक से। तो एंटेरिक फीवर दैट मीन्स जब कभी हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है और उस इन्फेक्शन का सिम्टम्स जब फीवर होता है तो उस फीवर को हम एंटेरिक फीवर बोलते हैं, और जो कि हमें किसमें देखने को मिलता है, टाइफाइड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर इज मोस्ट कॉमनली इन रूरल एरिया। अब ये रूरल एरिया क्या होते हैं, दो टाइप के एरिया होते हैं बेसिकली, फर्स्ट वन इज अ अर्बन एरिया और दूसरा होता है रूरल एरिया। सो अगर अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया दैट मीन्स अ बहुत ही ज्यादा हाईली सिटी हो गई, या फिर उसमें अर्बन एरिया जैसे कि बहुत ही मॉडिफाइड और एडवांस सिटी हो गई, बहुत ही नीट एंड क्लीन एरिया हो गया, वो हमारे अर्बन एरिया होते हैं। जो डेवलप्ड एरिया होते हैं, दैट इज डेवलप्ड एरिया जो होते हैं वो हमारे अर्बन एरिया होते हैं। रूरल एरिया होते हैं जो हमारे विलेजेस होते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट कम होती हैं और पेड़ पौधे घास खेत ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, उस एरिया को हम अर्बन एरिया बोलते हैं। तो अर्बन एरिया का यहाँ से रिलेशन ये है कि जो अर्बन रूरल एरिया होते हैं उनमें सैनिटेशन की जो प्रोसेस होती है, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई। सैनिटेशन दैट मीन्स क्लीनिनेस, कितनी वो चीज क्लीन है, ओके, या कितने कम से कम उसमें सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन, या अगर और क्लियर समझना है तो स्टेराइल एरिया, स्टेराइल एरिया वो हमारा किस तरह से है, उस चीज को हम बोलते हैं सैनिटेशन, कितनी साफ सफाई है। अब सैनिटेशन की बात की जाए तो सैनिटेशन जो प्रोसेस है वो एक प्रोसेस है जो हर किसी को फॉलो करना होता है। इसीलिए आजकल बहुत जो हमारी गवर्नमेंट है वो साफ सफाई को लेके बहुत जागरूक है, कई सारे जागरूकता अभियान निकाले हैं उन्होंने कि कूड़ा आप हमेशा डस्टबिन में ही फेंके, सड़क चलते कोई भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अगर कहीं भी गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, कहीं कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, गंदगी बन रही है, तो उस गंदगी में हमारा ग्राम नेगेटिव साल्मोनेला टाइफाई बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, और जैसे ही वो ग्रो करेगा तो वो उस इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट हो जाएगा। तो जब कभी हम उस इन्वायरमेंट में जाके कोई भी फूड इनटेक कर रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हैं, तो ये साल्मोनेला टाइफाई हमारे फूड और वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं और मेजरली हमारा टाइफाइड हो सकता है। तो सैनिटेशन एक क्लीन प्रोसेस है जहाँ पे हाइजीन चीज़ें होती हैं, गंदगी एकदम कम होती है, उस जगह पे हमारा टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो जितने भी ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए है, यूके है, अमेरिका है, इन सभी जगहों पे सैनिटेशन बहुत ही अच्छा होता है। सैनिटेशन के साथ साथ यहाँ इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लान भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करें वाटर ट्रीटमेंट, तो वाटर ट्रीटमेंट, तो जो वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है हमारे बहुत ही अच्छे कंपनी में, अपने अच्छे कंट्रीज में, इसके अलावा हाइजीन चीज़ें जो है वाटर ट्रीटमेंट है, उसके अलावा मिल्क पास्चराइजेशन का मतलब होता है कि जो रॉ मिल्क होता है उसको हम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 से 60 सेकेंड के लिए उसको बॉईल करते हैं। इस प्रोसेस में जब टेम्परेचर हमारा 104 डिग्री जाता है 30 सेकेंड के लिए, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। अगर आप अनपॉस्चराइज्ड मिल्क डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं तो उसमें चांसेस होती हैं कि हमारा साल्मोनेला टाइफाई के कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट हों, भले ही वो एक्टिव फॉर्म में हो या फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में हो।
वाटर ट्रीटमेंट से ये होता है कि जो भी हम वाटर इनटेक कर रहे हैं, जैसे इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पानी घर से भी बाहर जाइए तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेके जाइए, बिकॉज आप जो सस्ती बॉटल्स परचेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी रीपैक होती हैं। उनकी रीपैकिंग जो होती है वो नॉर्मली हमारे टैप वाटर से या किसी ऐसे लोकल कंपनी से होती है जिनमें पूरी हमारी FSSAI के थ्रू वो जस्टिफाई नहीं होती हैं। फूड सेफ्टी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी के लिए जो भी महंगे होटल्स होते हैं या फिर जो वाटर होते हैं जिनकी रेट थोड़े कॉस्टली होते हैं, वो सारे के सारे हमारे FSSAI अप्रूव्ड होते हैं। अगर वो अप्रूव्ड हैं तो उनकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना होने की वजह से ही उनके रेट थोड़े हाई होते हैं। भले ही आपको 2 पैसा ज़्यादा महंगा मिले, बट ये सजेस्ट किया जा सकता है, आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप हमेशा FSSAI का लोगो देख के ही कोई चीज़ परचेज करें। अगर वो अप्रूव्ड है दैट मीन्स उसकी क्वालिटी, उसमें बैक्टीरिया, उसका सैनिटाइजेशन एकदम प्योर है। वो जो भी जहाँ से भी वो रॉ मटेरियल लेकर कलेक्ट करके बनाया गया है वो प्योरली हाइजीन तरीके से बनाया गया है। सारे के सारे उसमें फूड सेफ्टी एक्ट के थ्रू ही सारे इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं और उनका टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग उनकी पैकेजिंग भी हुई है। रीपैकेजिंग बार बार करने से, अगर प्लास्टिक को हम बार बार यूज करेंगे तो उसमें भी हमारे सिर्फ साल्मोनेला टाइफाई ही नहीं, मल्टीपल टाइप्स के बैक्टीरिया भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ माइक्रो प्लास्टिक भी प्रेजेंट हो सकती है जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होती है और बहुत ही सीवियर कंडीशन राइज कर सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे टाइफाइड में या फिर ये सैनिटाइजेशन के अगेंस्ट में। तो सैनिटाइजेशन एक छोटा सा वर्ड है जिसके अंदर हम वाटर, फूड और अपने सराउंडिंग एरिया को मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं और कंप्लीटली स्टेराइल करते हैं कि उसमें मिनिमम से मिनिमम बैक्टीरिया या पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। बट रूरल एरिया में ऐसा पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो टाइफाई है, साल्मोनेला टाइफाई, वो उन एरिया में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करता है। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्री जैसा भी होगा वहां पे ये चीजें हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनमें ये टाइफाइड देखने को ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट्स में टाइफाइड के जो कॉन्सिक्वेंस है, कॉजेज हैं, वो कम होते हैं। चिल्ड्रंस में टाइफाइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके पीछे भी कई सारी थ्योरी और लॉजिक होते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी हाथ नहीं धुलते हैं, सैनिटाइज को फॉलो नहीं करते हैं, हाइजीन नहीं रहते हैं, जल्दबाजी में कहीं से भी कुछ भी खा लिया, खेल कर आते हैं, कई तरह की मिट्टी, पानी, बारिश के पानी में नहाना, तो वो सारा वाटर जो होता है कंटामिनेटेड हो सकता है। चांसेस हैं, हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि वो पानी कंटामिनेटेड ही है, बट इन केस अगर उसमें हमारा साल्मोनेला टाइफाई प्रेजेंट है और उस दौरान उस बच्चे ने अपने हैंड वॉश नहीं किए हैं खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले, या फिर कहीं घूमने फिरने से पहले उसने किसी भी फूड स्टॉल से कोई खाना खा लिया जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, बासी है, तो उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव नहीं होता कि साल्मोनेला टाइफाई के अगेंस्ट में हमारी इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सके। इस केस में चांसेस होते हैं कि बच्चों को टाइफाइड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स में। नेक्स्ट, जो टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड कफ जो फीवर होता है वो स्प्रेड किससे हो रहा है? वाटर एंड फूड के थ्रू बाय साल्मोनेला टाइफाई। अभी तक दो में ये मालूम है कि जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है। बट कैसे होती है? बाय फूड एंड वाटर। दो होस्ट हो सकते हैं इसके, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी। तो अगर प्राइमरी की बात करें और दूसरी तरफ हमारा सेकेंडरी, तो जो प्राइमरी है वो डायरेक्टली साल्मोनेला टाइफाई कहां से आ रहा है? एस टाइफी जो हमें मिल रहा है वो डायरेक्टली प्राइमरी मिल रहा है कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, जो हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन किसी फ्रेश पर्सन को हो सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है,
ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे, कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन का जो जूठा खाना है या उसका जो स्टूल मटेरियल है, यूरिन है, उसके दौरान उसने अगर अपने हाथ को वॉश नहीं किया, हैंड सैनिटाइज नहीं किया और उसी के उसमें फ़ोन टच किया हो या दरवाजे का नॉक छुआ हो और उसके बाद कोई हेल्दी पर्सन भी आके सेम चीज़ को टच कर रहा है, तो वो उसके हाथ में भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इनडायरेक्टली। पर्सन तो एक कम्युनिटी डिजीज था, उसने कोई भी अदर चीज को छुआ जिसको हाइजीन नहीं किया गया और फ्रेश पर्सन ने भी उसी चीज को उसी हाथ से उठा लिया, तो अब हमारे हाथों में भी वो इनफेक्ट बैक्टीरिया चला जाएगा। और जब हम बिना हाथ धोए वो उस चीज को खाते हैं या पी लेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया हमारे हाथों में था वो फूड के दौरान हमारे बॉडी के अंदर चला गया है। तो प्राइमरी तो ये वाटर एंड फूड से है, सेकेंडरी ह्यूमन टू ह्यूमन है। नेक्स्ट, दिस कैन क्यों हो रहा है, समवन विथ टाइफाइड टचेस समथिंग दैट वी ईट एंड ड्रिंक विदाउट वॉशिंग देयर हैंड। तो ये एक जागरूकता है, प्रिकॉशन है, अवेयरनेस है कि कहीं भी हमें जाना है तो अपने आप को मेंटेन करना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो शुरू से बोला जा रहा है। तो अगर हम कहीं भी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम चीज़ों को टच करें जितनी हमें ज़रूरत हो। ज़बरदस्ती कहीं भी रेलिंग पे हाथ नहीं रखना चाहिए, लिफ्ट के बटन अननेसेसरी नहीं दबाने चाहिए। भले ही इरादा दूसरों को परेशान करने का था, बट मल्टीपल बटन्स दबा के हम उसमें से एक बैक्टीरिया को अपने हाथों में भी ले सकते हैं। तो जो भी फ्लोर की ज़रूरत हो हमें बस उसी बटन को प्रेस करना है, उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। ये कोविड के लिए ही प्रोटोकॉल नहीं है कि सैनिटाइजेशन ही कोविड से बचाव है। सैनिटाइजेशन से हम मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सब चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। The next, on other hand, typhoid from another person, if they don't wash their hand after going to washroom, उसके दौरान भी हमें ये सारी चीजें इन्फेक्टेड कर सकती हैं। When they touch surface and object like phone and doors knobs, so they can leave bacteria. उसने तो अपना बैक्टीरिया वहाँ पे एक हाथ छोड़ दिए हैं। अब जब दूसरा पर्सन उस चीज को उठाएगा तो वो बैक्टीरिया भी फ्रेश पर्सन के हाथ में जाएगा और जब हम उस चीज को खाना खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाएगा। फिर अगर सिम्टम्स की बात की जाए, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे टाइफाइड पर्सन को, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला और कॉमन तो उसका हो गया फीवर, हाई ग्रेड फीवर। नॉर्मल फीवर नहीं, 104, 103, 102 ऐसा फीवर परमानेंट बॉडी में बना रहता है। वो फीवर हमें, उसके अलावा हेडेक, चिल्स मतलब ठंडा लगना, पंखा बंद भी है पर फिर भी पेशेंट को ठंड लगती है, अंदर से कपकपी लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट मीन्स भूख नहीं लगती, खाने की एकदम इच्छा नहीं होती, बिकॉज हमारे जीआईटी ट्रैक में ही वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, वो अपनी पार्टी कर रहा है। तो उसके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा जीआईटी ट्रैक जो होगा डिस्टर्ब होगा और हमें सिग्नल्स वैसे नहीं मिलेंगे कि हम, ब्रेन ऐसा सिग्नल नहीं भेजेगा कि हाँ हमें खाना खाना है। ऐसे सिग्नल आएंगे कि हमारा पेट भरा है, तो हमें भूख उस केस में नहीं लगेगी। देन स्टमक, दैट मीन्स मेनली एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन हो सकता है या फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। रोज स्पॉट, रैश एंड फेंट पिंक स्पॉट यूजुअली ऑन द चेस्ट एंड स्टमक। जब टाइफाइड का मेनली सिम्टम्स होता है, जब फिजिशियन ये सारे सिम्टम्स आप खुद से बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ठंड लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो वो आपके बॉडी पे कुछ पैचेस और रैशेस को भी ऑब्जर्व करता है। बेसिकली हमारे चेस्ट पे, स्टमक पे और समटाइम्स पीछे के साइड पीठ पे रेड कलर के छोटे छोटे से स्पॉट देखने को मिलते हैं। अगर वो स्पॉट भी वहां प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें 80% चांसेस है कि वो पर्सन टाइफाइड से इन्फेक्टेड है, उसको टाइफाइड होने के चांसेस हैं। द नेक्स्ट, कफ क्यों आएगा, बिकॉज जो साल्मोनेला टाइफाई है वो जब हमारे जीआईटी से पे पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देता है, उसके बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो हमारे लंग, किडनी,
हार्ट और साथ ही साथ ब्रेन, इन पे भी अटैक करता है और अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। अगर कफ बहुत ही इनिशियल स्टेज में नहीं आएगा आफ्टर टाइफाइड, कि टाइफाइड हो गया तो खांसी आने लगी, कुछ वीक के बाद, क्योंकि इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो जैसे ही वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके बाद कम से कम 2 से 4 डेज तक वो बैक्टीरिया हमारी कोई भी सिम्टम्स नहीं देगा। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं 1 वीक तक कोई भी सिम्टम्स बॉडी में नहीं आएंगे कि हमें टाइफाइड हो भी सकता है। 1 वीक के बाद उनका धीरे धीरे से सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं और 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये सारे सिम्टम्स एक एक करके दिखने लगते हैं। देन मसल एक्स, मसल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ड्यूरिंग चिकनगुनिया, तो टाइफाइड में हमें मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। उसके बाद नोजिया एंड वॉमिटिंग इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज सिम्टम है टाइफाइड को, क्योंकि जैसे ही वो पर्सन कोई भी चीज़ खाएगा, बेसिकली फीवर वगैरह होता है तो पर्सन खिचड़ी, दाल, दलिया, यही सब चीज़ को ज़्यादा लेता है, तो जैसे ही वो उस चीज़ को खाएगा विद इन अ मिनट या सेकेंड्स वो चीज़ वापस से एक्सपेल आउट हो जाती है, बिकॉज हमारे जीआईटी ट्रैक्स उसमें थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वॉमिटिंग और नोजिया जैसी फीलिंग होती है। नेक्स्ट डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। डायरिया जिसमें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अनकंट्रोल लूज मोशन होते हैं और बॉडी से हमारे एसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी मूव कर जाते हैं। उसी जगह कॉन्स्टिपेशन होता है जिसमें कई दिन तक स्टूल पास नहीं होता है पेट में, पेट का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है हमारे स्टमक का वो एकदम स्टॉप हो जाता है। और डायरिया में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ही तेज हो जाता है, नॉर्मल से भी तेज हो जाता है। तो ये हमारे कुछ अदर सिम्टम्स थे रिलेटेड टू टाइफाइड। नेक्स्ट इसका अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में पहले ग्राम नेगेटिव बैसिली आएगा, जो कहाँ से आएगा, हमारे फूड या फिर वाटर। सपोज हम किसी चाट की दुकान पे खड़े हुए हैं, बहुत ही फेमस है वहाँ की, अगल बगल में बहुत गंदगी है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो खाने से और सस्ती चीज़ों से मतलब है। तो जब हम वहाँ पे उसका टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट का मज़े ले रहे हैं, तो उसी में हमें फ्री में साल्मोनेला टाइफाई का बैक्टीरिया भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब ये इसको हम क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, इनटेक करेंगे। इनटेक करने के बाद ये हमारी स्टमक से होता हुआ हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, अगर उस पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिव है, उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, HCl का सिक्रीशन बहुत ही अच्छे से हो रहा है, अमाउंट में हो रहा है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HCl अगर ज़्यादा रहेगा, HCl ज़्यादा रहेगा, तो जो हमारा टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो उस बैक्टीरिया को यहीं पे क्या कर देगा, किल कर देगा, तब वो साल्मोनेला टाइफाई हमारे इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें यहाँ पे एक रिस्क कम हो गया है कि हमें टाइफाइड नहीं हो सकता। बट बाय डिफॉल्ट कोई भी रीज़न की वजह से यहाँ पर HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, या ये कह सकते हैं कि एक ही बार में हमारा जो बैक्टीरिया था वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आया था, कुछ अमाउंट HCl में डिस्ट्रॉय हो गया और रिमेनिंग कुछ अमाउंट बच गया, तो बचा हुआ बैक्टीरिया हमें लेके जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो यहाँ पे क्या करेगा, कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, मतलब 1 से 2, 4, 10, 15, 100, 1000, अरबों, इतने नंबर्स में वो क्या करेंगे, अपने आप को स्प्रेड करेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि रहेगा 14 से 21 दिन का। जैसा कि फर्स्ट कुछ 1 से 2 हफ्तों में हमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी सेना, अपनी आर्मी बना रहे हैं,
इस दौरान वो क्या कर रहे हैं, आर्मी बना रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए। अभी उन्होंने अटैक किया नहीं तो हमारी बॉडी भी डिफेंस नहीं करेगी, वो चुपचाप हमारी इंटेस्टाइन में बैठे रहेंगे और उसमें धीरे धीरे हमारी सेल को इंजर्ड करेंगे, सेल इन्फ्लामेशन होगी, कुछ बैक्टीरिया वहीं पे तुरंत खत्म हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, फिर कुछ रिमेनिंग बच जाएंगे। तो ये प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती है टिल 14 to 21 डेज तक, ऐसा प्रोसेस होती रहती है। मल्टीपल बैक्टीरिया किल होते हैं, मल्टीपल बैक्टीरिया बनते हैं, ये प्रोसेस हमारी साइमल्टेनियसली चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, वो 21 दिन का प्रोसेस पूरा करने के बाद वो हमारे मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंचते हैं। लिम्फ नोड में जाने के बाद क्या होगा, वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी अटैक करना शुरू करेंगे। दूसरे ऑर्गन जैसे कि हमारा ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट और साथ ही साथ स्प्लीन, इन सारी जगहों पे भी वो अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते रहेंगे। उसके बाद वो जब ब्लड में जाएंगे तो हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से होते हुए लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, इन सब जगह जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया हमारे ब्लड से होते हुए फीकल मटेरियल के फॉर्म में बॉडी से बाहर चले जाएंगे। बॉडी से बाहर चलने जाने के बाद वो जनरलाइज इन्फेक्शन रहेगा और इसके बाद अगर कोई अदर पर्सन जब इस स्टूल या के कांटेक्ट में आता है बाय एनी रीजन, तो वो उस पर्सन के अंदर फिर से ये प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में चलने लगेगी। मतलब अभी तक ये पर्सन फर्स्ट था, अब यहाँ के बाद अगर ये मटेरियल भी हमारा जो ब्लड फीसस मटेरियल है वो किसी अदर पर्सन को चला गया तो वो सेकेंड पर्सन होगा जिसको टाइफाइड से इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन था जिसने डायरेक्टली उस टाइफाइड को किसी फूड या वाटर के थ्रू इनटेक किया, अनहाइजीन तरीके से इनटेक किया। फिर अदर पर्सन जो था उसने भी अनहाइजीन सेम प्रोसेस को किया और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। ऑन अदर साइड यहाँ पे जब साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, टिपिकल फीवर आएगा, नोजिया, एब्डोमिनल पेन और समटाइम डायरिया। देन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और इन सब में पास होने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्लेयर्स पैचेस बनते रहेंगे। ये पैचेस जब एक टाइम पे ये पैच बनते रहेंगे और जब यही पैच हमारे रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तब ये पैच हमारे क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्सर में। तब ये डिजीज हमारी कहलाएगी टाइफाइड अल्सर। तो टाइफाइड अल्सर भी हमारा टाइफाइड फीवर का ही एक अदर लेवल है जो जिसकी ये ईटियोलॉजी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई, वो हम जब ले रहे हैं उसके बाद हमारे स्टमक के जीआईटी कॉम्प्रोमाइज के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है। वहाँ के इंक्यूबेशन टाइम पूरा करने के बाद वो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड में जाने के बाद वो हमारे ब्लड, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर तक होता हुआ अदर ऑर्गन्स पे जाएगा और साइन और सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ बैक्टीरिया, रिमेनिंग बैक्टीरिया हमारे फीसस मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे जो अदर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, दैट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन, किसी अदर पर्सन को टारगेट बनाएंगे। उसके बाद जब ये यहाँ तक पहुंच जाता है तो प्लेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पैचेस बनने लगते हैं और यही पैचेस जब रप्चर हो जाते हैं तो वो टाइफाइड अल्सर का रूप ले लेती हैं। तो टाइफाइड का एक अलग लेवल होता है हमारा टाइफाइड अल्सर। तो ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती हैं जो हमारा टाइफाइड और टाइफाइड अल्सर का रूप है। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स, जिसके अभी डिस्कशन किया था, अगर डायग्राम के तौर पे देखा जाए तो ज्यादा इजी होता है उसको समझने के लिए। सपोज ये हम में से ही कोई एक है, सर में दर्द होना, बॉडी मसल पेन होना, हाई ग्रेड फीवर, भूख नहीं लग रही, खाने को देख के ऐसा लग रहा है कि खाना हटा दो, नहीं खाना मुझे एकदम। उसके बाद जब भी कुछ खा रहे तो मसल्स में हमारे पेन हो रहा है, टूथ एक हो रहा है। देन
बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ये सारे किसके सिम्टम्स हमारे टाइफाइड के रिलेटेड सिम्टम्स हैं। अब टाइफाइड भी हो गया, इटियोलॉजी हो गई, पैथोजेनेसिस। नाउ ट्रीटमेंट अगर हो ही गया है तो अब अपने आप को बचाएं, सही कैसे करें? बचाने का तो ऑप्शन यहाँ चला गया, टाइफाइड हो ही गया। तो ट्रीटमेंट के लिए टाइफाइड फीवर जो होता है ट्रीटेड होता है कुछ एंटीबायोटिक्स के लेने से। तो बेसिकली जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं उसमें रेजिस्टेंस होते हैं कॉमन विथ लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। ये क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि हमें बेसिकली इनिशियल स्टेज में कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, बट अगर वो पेशेंट या वो पर्सन ऑलरेडी उस एंटीबायोटिक्स को लॉन्ग ड्यूरेशन से किसी और रीजन की वजह से ले रहा होगा तो साल्मोनेला टाइफाई उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब अब वो दवा उस पर काम नहीं करेगी। तो उस केस में जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि अब एंटीबायोटिक्स की एक लेवल ऊपर या कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हमें उसमें यूज करनी होती है। तो ये एकदम ब्लाइंड हाँ वो कह सकते हैं तुक्का है कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक उस पर्सन को सूट करेगी, क्योंकि उसके एंटीबायोटिक हिस्ट्री हम नहीं जानते और उस पर्सन को खुद भी नहीं याद होता है कि उसने कौन कौन सी दवा खाई थी। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा वो बस आपको उस दवा का कलर बता सकता है, शेप बता सकता है, उसका रंग दिखा सकता है, या वो ला के पत्ता दिखा सकता है कि हमने ये खाई थी, बट एग्जैक्टली उसको ये नहीं मालूम होगा कि कितनी ड्यूरेशन पे खाई थी, कब से खाई थी और किस वजह से खाई थी। मल्टीपल टाइम्स के पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में देखने को मिलते हैं, तो उन सभी को समझते हुए हमें अपनी स्टडी को, अपने एक्सपीरियंस को आजमाते हुए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए ये अंदाजा लगाना है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स किस पर्सन के लिए ज्यादा से ज्यादा सूटेबल होगी। तो इसीलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और उस पर्सन के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट, जब सिम्टम्स चले जाते हैं, या ये बात हमें एकदम ध्यान से देखनी है, जब सिम्टम्स चले जाते हैं तो कुछ लोगों क्या होते हैं, फीवर नहीं आ रहा है, फीवर आना बंद हो गया, समझते हैं टाइफाइड चला गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया, राम राम हो गया उसका, बाय। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो भले ही अपनी इनडोमिनेंट या इनएक्टिव फेज में है, वो क्या है? इनएक्टिव फेज में है। अगर जब तक हमने अपनी एंटीबायोटिक्स का साइकिल पूरा नहीं किया है और हमें सिम्टम्स रिलीव होने लगे हैं तो हम ट्रीटमेंट रोक देते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उस केस में सेकेंडरी इन्फेक्शन या जब रिपीटेड टाइफाइड होता है तो वो और ज्यादा रिस्की और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, वो इनएक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइफाइड ठीक हो गया है, बिल्कुल नहीं। सिम्टम्स जाने के बाद भी पीपल में स्टिल बी कैरिंग टाइफाइड बैक्टीरिया, उनके बॉडी में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो अदर पर्सन को वो चीज क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट कंप्लीट लेना है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल बीइंग ट्रीटेड फॉर टाइफाइड फीवर टू डू द फॉलोइंग। क्या क्या उन्हें चीजें करनी है? टेक प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स फॉर लॉन्ग एज द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड। 10 दिन का कोर्स है तो हमें 10 दिन करना है, 15 दिन है, 21 दिन है, जो भी ड्यूरेशन डॉक्टर ने लिखी है वो हमें कंप्लीट करनी है विदाउट एनी गैप। कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। पूरा कोर्स हमें कंप्लीट करने के बाद ही अपनी मेडिसिन को स्टॉप करना है, वो भी डॉक्टर से अगेन कंसल्ट करने के बाद। उसके अलावा वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग वॉशरूम एंड अवॉइड प्रिपेयरिंग और सर्विंग फूड फॉर अदर पीपल्स। हर किसी के हाथ का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। बेसिकली अगर हम सक्षम हैं अपने आप से बनाने के लिए, खाने के लिए, तो पहले अपने ही हाथ का टेस्ट कर लें, बाहर का फूड थोड़ा सा अवॉइड करें। स्पेशली तब ड्यूरिंग बारिश, जब बारिश होती है तो उसमें जो वाटर एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह पे तो वो कंटामिनेटेड होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी पानी से खाना तो नहीं बनाएंगे बट हाँ बर्तन धुल दिया उसी पानी से, हैंड वॉश कर लिया उसी से, क्योंकि स्टोर है, सेफ है। तो ऐसा नहीं होता है, वो रिटेन वाटर है। जब तक वो बारिश से आ रहा है, हमारी अर्थ पे गिर रहा है, तब तक वो प्योर है। बट जैसे ही वो अर्थ पे आके एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जमता जा रहा है, उसमें कई टाइप के बैक्टीरिया ग्रो होते रहेंगे, तब वो प्योर और स्टेराइल नहीं रहेगा।
हमें उसकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के से प्रोसेस होने के बाद ही वाटर का यूज करना चाहिए। देन उसके बाद हैव देयर डाउट तो टेस्ट टू इंश्योर, हमें लास्ट में भी टेस्ट जरूर करना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट में साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इनिशियल टेस्ट किया, इनिशियल ब्लड टेस्ट टाइफाइड पॉजिटिव, आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन फिर से हमें टेस्ट लेना चाहिए ब्लड सैंपल के और उसमें देखना चाहिए टाइफाइड है या नहीं। जब तक टाइफाइड का एब्सेंट नहीं दिखाता है हमारी पैथोलॉजी की रिपोर्ट में, तब तक हमें ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है और अपनी प्रिकॉशन को मेंटेन रखना है। अब प्रिकॉशन की बात आई तो कुछ प्रिवेंशन भी हमें यूज करने हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या बिफोर टाइफाइड। जैसे कि टाइफाइड फीवर क्या है, कॉमन प्लेस होता है पुअर सैनिटेशन के लिए और साथ ही साथ लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एक्सेस टू सेफ वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन, हाइजीन, फूड हैंडल एंड टाइफाइड वैक्सीनेशन आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर से बचने के लिए प्रॉपरली सैनिटेशन का यूज होना चाहिए, अपने आप को हाइजीन रखना चाहिए, जो भी फूड हम ले रहे हैं वो किस हाथों से ले रहे हैं, फूड हैंडलर कौन है, वो अपने आप को कितना साफ और हाइजीन रखना है, ये सारी चीजें देखते हुए ही हमें उन चीजों को ग्रैब करना चाहिए या लेना चाहिए। देन आफ्टर टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, इनकी एक वैक्सीन भी आती है कंसिस्टिंग फॉर प्यूरिफाई VI। VI हमारी एक एंटीजन है, VI एंटीजन होती है लाइक्ड टू कैरियर प्रोटीन, इज गिवन एज अ सिंगल इंजेक्टेबल डोज इन चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to month of age and in adult up to 45 year और 65 year। इस एज के ड्यूरेशन में हमें टाइफाइड का वैक्सीन भी जरूर से लेना चाहिए। अगर ये एज हमारे मिस हो गई है तो हमें बहुत ही ज्यादा बच के रहना चाहिए। हर जगह ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हाथों से पास हुआ फूड या वाटर ही हम इंटेक करें। बेटर होगा कि अपने घर से ही खाना खा के निकलें और जब घर वापस आए तभी खाना खाएं। खाना खाने से पहले और बाद में अच्छे से हाथ धोएं। सोने से पहले भी दांतों में ब्रश करें कि अगर कोई भी बैक्टीरिया फ्लोरा हमारे माउथ में ग्रोथ हुआ हो तो वो रातों रात हमारी ब्लड स्ट्रीम तक ना पहुंच के इन्फेक्शन कॉज ना करे। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं जो हमें आजमाने चाहिए, सिर्फ टाइफाइड के लिए ही नहीं बल्कि अदर इन्फेक्टेड डिजीज से बचने के लिए भी। तो हम जितनी अपने आप में सेफ्टी रखेंगे उतनी ही हम सेफ रहेंगे अदर इन्फेक्शियस डिजीज से कम्युनिकेट होने के लिए, क्योंकि बीमारियों से मिलना हमारा काम नहीं है, बीमारियों को टाटा बाय बाय कहना हमारा काम है। और उसको टाटा बाय बाय कहने के लिए हमें अपनी पैथोलॉजी, अपनी एनाटॉमी को बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि उसका इरादा क्या है, वो किस तरह हमारी कमजोरी को पकड़ के हमारी बॉडी में ही इंटर कर सकता है, तब तक हम उसके अगेंस्ट में कोई भी हथियार तैयार नहीं कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम अपनी एनाटॉमी के बारे में जानें, अपनी बॉडी के बारे में जानें और साथ ही साथ बॉडी के अंदर आने वाले हर एक वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की फिजियोलॉजी को भी समझे कि वो किस तरह हमें अटैक कर रहे हैं और अदर टाइप की डिजीज हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सारी इन्फेक्शियस डिजीज है। तो क्यों ट्यूबरकुलोसिस अलग है, क्यों टाइफाइड अलग है, क्यों लेप्रेसी अलग है, हर चीज का सिग्निफिकेंट क्यों अलग है, क्योंकि फीवर तो सब में आ रहे हैं बट उसके टारगेट साइट अलग है, एक GIT पे है, एक लंग्स पे है। तो जब टारगेट साइट अलग है तो उनका हमारी जो तरफ से जो अटैक होगा उसकी प्रोसेस भी थोड़ी सी अलग होगी। इस वजह से हमें अपनी पैथोलॉजी को भी समझना है, पैथोफिजियोलॉजी को समझना है कि किस तरह से हम उस पे पकड़ मजबूत करके अपनी बॉडी को, सामने पर्सन की बॉडी को सेफ फील करवा सकते हैं। कुछ की फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू WHO, ये WHO के द्वारा कुछ की फैक्ट्स है जिसको हमें मॉनिटर करना है और फॉलो करना है। बेसिकली 2019 में estimate 9 million people get sick from typhoid and 1 lakh person people die हुए थे every year, हर साल 1,10,000 पर्सन हमारे हर साल एक्सपायर हुए थे, डेथ हुए थे बाय टाइफाइड से सफर करने के बाद।
2019 का डेटा है। उसके अलावा सिम्टम्स जो होते हैं, प्रोलॉन्ग फीवर, ये याद रखना है, प्रोलॉन्ग फीवर, फैटीग, हेडेक, नोजिया, एब्डोमेन पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसे सिम्टम्स अगर किसी पर्सन को हैं, दैट मीन्स ससेप्टेबल टू टाइफाइड। उसके अलावा टाइफाइड फीवर कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, ऑल्दो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स इज मेकिंग ट्रीटमेंट फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर रेजिस्टेंस हो गया है तो उसके लिए ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द टाइफाइड कॉन्जुगेट वायरस वैक्सीन TCV हमारी होती है, जो रिकमेंडेड किया जाता है 6 मंथ की एज से लेकर के 45 और 65 की एज में, डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन। देन नेक्स्ट, 2 टाइप कॉन्जुगेट वैक्सीन हैव बीन pre-qualified by WHO since December 2017 and are being introduced in the childhood immunization program as typhoid endemic countries। टाइफाइड एंडेमिक कंट्रीज का मतलब है कि एक ऐसी कंट्री का ग्रोथ करना, ऐसी कंट्री बनाना जहां पे 0% टाइफाइड का बैक्टीरिया या पेशेंट हमें नोट करने को मिले। तो ऐसी कंट्री का जो फोकस होता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए वैक्सीनेशन और हाइजीन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ इसको जो डायग्नोज करते हैं वो हमारा होता है विडाल टेस्ट के दौरान। विडाल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमारा साल्मोनेला टाइफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारा ब्लड में टाइफाइड के बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो रिपोर्ट हमारी विडाल पॉजिटिव होगी। अगर वो निगेटिव है, दैट मीन्स हमारे ब्लड में, ब्लड सीमेन में टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ हम फीकल मटेरियल का कल्चर और यूरिन कल्चर भी करते हैं और अदर टाइप के ब्लड टेस्ट भी करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्सन को टाइफाइड हुआ है या नहीं। बट 99% जो केस होते हैं वो विडाल टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सिंगल टेस्ट होता है जो हमें टाइफाइड का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है। तो इस टेस्ट का नाम हमें याद रखना है, विडाल टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड वायरस फीवर, टाइफाइड फीवर या टाइफाइड अल्सर या फिर एंटेरिक फीवर, इन तीनों के लिए हम विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट हम सैंपल किससे लेते हैं? अपने ब्लड से लेते हैं। ब्लड कल्चर किया जाता है इसमें और टाइफाइड के बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। And thanks for watching. Do like, share and subscribe. Take care.